नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हम 12वीं क्लास की जो पुस्तक है भारत का इतिहास, उसको उसका जो पहला चैप्टर है वो हम कंटिन्यू पढ़ रहे थे। उसमें 4 पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिए थे। फर्स्ट चैप्टर के 4 वीडियो बन गए थे। अब ये आज का 5वां वीडियो है। चैप्टर काफी बड़े हैं तो एक एक चैप्टर के अंदर बहुत कुछ इनमें समाया हुआ है। तो अब इसको कंटिन्यू करेंगे, लगातार करेंगे। और इसके साथ ही आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, महाजनपद काल का है कि सूरसेन जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी? यह आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? यह आपको कमेंट करके बताना है। तो इसके साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। कभी व्हाट्सएप वगैरह पे स्टेटस वगैरह लगाते हैं तो उसमें भी जो है कभी कभी लगा लेना चाहिए। तो आज आगे पढ़ते हैं। और इसके साथ ही देखिए, मैं एक चीज आपको और बता दूं, चूंकि आपकी एग्जाम डेट, जो रीट के विद्यार्थी हैं उनकी एग्जाम डेट आपको पता है कि 25 अप्रैल को आपका पेपर है। तो जो 6 से 10th के एसएसटी के वीडियो मैंने बना रखे हैं वो आपको लगातार देखते रहना है। इस चीज को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 6 से 10th के जो वीडियो मैंने आपको बना रखे हैं वो आपको बार बार आप देखते रहिएगा। उससे और बेहतरीन तरीके से वो चीज आपकी मजबूत होगी। और वैसे भी सारे अगर उन वीडियो को देखें टोटल मिलाकर के 95.5 घंटे के आसपास है। 96 के पास पास है। वो 6 से 10th का कंप्लीट वीडियो बने हैं। तो 95-96 घंटे कोई बहुत ज्यादा नहीं होते। एक दिन के भी अगर आप 2 से 2.5 घंटे भी अगर इनको देखें सुने तो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इसको आगे पढ़ते हैं। भारत का वैभवपूर्ण अतीत, ये पहले वाले हमने पढ़ लिए थे सब। तो इसमें हम ये पढ़ रहे थे भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार। और ये वैसे भी आपके सिलेबस में है भी, वृहत्तर भारत के नाम से इन्होंने टॉपिक ऐड कर दिया है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। ये विभिन्न स्थानों पर पहुंचे। ये वाले जो थे प्रशांत महासागर के द्वीपों में ऐसे अन्य नाविक रहे, यहां से उन्होंने अपने निवास बनाए। अब यहां से आगे से पढ़ना है। इसी प्रकार पश्चिमी भारत के बंदरगाहों से द्रविड़ पर्यटक तथा नाविक सोमालीलैंड से लेकर दक्षिणी अफ्रीका तक के समस्त पूर्वी समुद्र तट पर जगह जगह अपने वास स्थल स्थापित करने में सक्षम हुए। तो उस समय भी देखिए कि भारत का कितना व्यापार और कहां कहां था इनका, कि पश्चिमी भारत के बंदरगाहों से। तो ये जैसे भारत है तो ये पश्चिमी भारत, ये जो बंदरगाह है यहाँ सोमालीलैंड, या आज का जो सोमालिया है, ये सोमालिया, इथोपिया, ये पास पास है। ये सब अफ्रीका महाद्वीप जो है उसके हैं, ये कंट्री हैं। तो वहां से दक्षिणी अफ्रीका तक के समस्त पूर्वी समुद्र तट पर जगह जगह अपने वास स्थल यानी जो रहने के निवास स्थल वगैरह वो स्थापित करने में सफल हुए। ये देखिए मैप में, ये रहा सोमालिया और ये दक्षिण अफ्रीका और इस तरफ दक्षिण की तरफ। तो यहां पर इन पूर्वी तटों की बात कर रहा है यहां पर। और यहां से भारत के ये जो पश्चिमी बंदरगाह, जो यहां जो बंदरगाह थे, तो यहां से लोग यहां पे यूं। तो ये तो देखिए, ये जो है उस समय ये मैप वगैरह नहीं होते थे, गूगल मैप वगैरह। फिर भी आप देख लीजिए कि भारत का ज्ञान या विज्ञान कहां तक था, कि वो कहां कहां तक पहुंच गए थे। तो दक्षिणी अफ्रीका तक के समस्त और भारतीय सूरवीरों की एक शाखा हिमालय पर्वत के उत्तर में पूर्व की ओर बढ़ी और इन्होंने दक्षिणी रूस के विभिन्न राज्यों तिब्बत, मंगोलिया, सिक्यान, उत्तरी चीन, मंचूरिया, साइबेरिया और चीन तक पहुंचकर भारतीय संस्कृति का प्रभाव निर्मित किया। वैसे एक बात है कि जब आप वृहत्तर भारत वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको इतनी हैरानी होगी और आपको निश्चित रूप से भारत पर गर्व होगा, क्योंकि इतना ज्ञान विज्ञान के अंदर भारत उस समय आगे था, जहां दूसरे देश जो हैं ब्रिटेन वगैरह यूरोप वाले, वो आसपास भी नहीं थे। वो जब वो लोग जंगलों में ऐसे ही घूमते थे बिना वस्त्रों के, उनको ये नहीं पता था कि वस्त्र क्या होते हैं, उस समय भारत यहां तक पहुंच गया था। और ये बात ऐसा ही नहीं है कि कहीं मैं ऐसे ही कह रहा हूं, ये वास्तविकता ये है। ये तो ये चीजें हैं। भारतवासियों की एक शाखा ने पश्चिमी द्वार से प्रस्थान किया और गांधार
पर्सिया, ईरान, इराक, तुर्किस्तान, अरब, टर्की, दक्षिणी रूस के विभिन्न राज्यों और फिलिस्तीन पहुंचकर अपनी संस्कृति का ध्वज फहराया। तो चाहे भारत के उत्तर की तरफ की बात करें तो ये उत्तर वाले जो प्रदेश हैं वो हो गए। पश्चिम की तरफ बात करें तो ये गांधार वगैरह, जब आप महाजनपद पढ़ते हैं तो उसमें गांधार महाजनपद भी आता है। और ये पर्शिया, ईरान, इराक, तुर्किस्तान, अरब, जो भी पश्चिमी कंट्रीज हैं, भारत के उत्तर पश्चिम की तरफ जो भी कंट्री आते हैं, तो वहां पर इस प्रकार के सुसंस्कृत जन आर्य। अब देखिए इसमें से कि क्वेश्चन आपके क्या कोई बनेगा क्या? इनमें से कोई क्वेश्चन आपके इस प्रकार से नहीं बनता है। जो चीजें अभी हम ये पढ़ रहे हैं जैसे, तो ये आपकी समझ को विकसित करने के लिए और आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए होती है, लेकिन इन पर आधारित क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। अब इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि भारत जो है वो पश्चिम में कहां तक गए थे, ईरान, इराक, अरब बताओ कहां गए थे, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के सुसंस्कृत जन आर्य भारत से विश्व के विभिन्न देशों में जल तथा थल मार्ग से पहुंचे, वहां अपने धर्म, संस्कृति और सभ्यता का प्रचार कर वहां के निवासियों को भारतीय संस्कृति से परिचित करवाया। भारत भूमि पुत्रों की अति प्राचीन काल से यह जिज्ञासा रही थी कि सागर के उस पार क्या है। उनकी इच्छा थी कि विश्व के सभी लोगों को सुसंस्कृत बनाया जाए, सभी को आर्य बनाना होगा। आर्य वर्ड का कई बार वो आपसे एग्जाम में अर्थ पूछ लेता है, ये पूछ सकता है आपसे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आप ये महाभारत, रामायण ये जब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें बार बार बोलते हैं हे आर्य, हे आर्य। किसी को अगर संबोधन करना हो तो हे आर्य वर्ड का यूज करते हैं। आर्य मतलब क्या है? वहां कोई नाम थोड़ी आर्य। आर्य का मतलब है हे श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ व्यक्ति। हमारे प्राचीन ऋषियों के महान उद्घोष कर्णवंतो विश्व मार्यम तो के साथ भारतीय सागर पार कर गए और उसको वास्तविक स्वरूप प्रदान किया। कौंडी ने नाम के वीर ने फुनान संस्कृति का निर्माण किया। कंबू कंबोडिया पहुंचा। ये फुनान जो है चीन की तरफ, ये मैं आपको प्रदेश बता चुका हूं पहले। चंपा और अनाम के बलाढ्य हिंदू राज्य उदित हुए। सुमात्रा में श्री विजय के वैभवपूर्ण साम्राज्य का उदय हुआ। अश्ववर्मन नामक साहसी वीर बोर्नियो पहुंचा। हमारे यहाँ के साहसी वीर अमेरिकी तट तक पहुंच गए। अब आप देख लीजिए कि भारतीय कहां कहां पहुंच गए थे। तो ज्ञान विज्ञान में उस समय भारत का कोई सानी नहीं था। अगर ब्रिटेन का भारत पर आधिपत्य नहीं होता, ब्रिटेन ने, जब से ब्रिटेन वाले भारत आए थे 1600 के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना होती है, और फिर उसके बाद जब वो भारत आते हैं, तो इन्होंने भारत के ज्ञान विज्ञान को नष्ट करने का काम किया। तो ये आपसे कभी पूछ भी सकता है। ये कौंडिन्य नाम के वीर ने फुनान संस्कृति, ये चीन की तरफ है। कंबू कंबोडिया, चंपा और अनाम। अब ये चंपा कौन सा देश है? अब आप बताइएगा। मैं आपको ये चीजें तो, क्योंकि 6 क्लास में 6 से 10 तक है, वो 2-3 बार वृहत्तर भारत के चैप्टर आते हैं आपके, वो भी अगर आपने अच्छे से याद कर लिया, आपसे नाम वगैरह पूछेगा, या यहां पर मान लीजिए कोई मंदिर वगैरह है या किसी शासक का नाम है, तो वो आपसे पूछ सकता है। तो चंपा किस देश का नाम था? ये चंपा आज के टाइम में कौन सा कंट्री है जिसको उस समय चंपा के नाम से जानते थे? ये कमेंट करके बताइएगा आप। तो ये हो गया। इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, गणित, ज्योतिष, स्थापत्य, शुद्ध युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत, वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रसार किया। इंडोनेशिया, कंबोडिया, इंडो चाइना, बोर्नियो से संस्कृत भाषा के सैकड़ों लेख मिले हैं। जावा में आज भी शक काल गणना का प्रचलन है। यहाँ के शिव विष्णु, तो आगे पेज चेंज हो रहा है, इसमें 2 लाइनें यहां दिख नहीं रही, मैं आपको बोल के बता देता हूं। यहाँ के शिव विष्णु व बौद्ध मंदिर जो हैं वो भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। बोरोबुदुर व अंगकोर वाट का भव्य शिल्प, अंगकोर वाट का भव्य शिल्प आज जो है वो अजंता एलोरा की समानता बताते हैं। तो ये जो भी बोरोबुदुर और अंगकोर वाट, तो यहाँ जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो अजंता एलोरा से कुछ जो है समानताएं रखते हुए हैं। चंपा, अनाम, पांडुरेग, इंद्रपुर, बाली, कलिंग जैसे नगरों के नाम या राम वर्मा जैसे व्यक्तियों नाम भारतीय परंपरा से अटूट संबंध बताते हैं।
तो आपको जो भारतीय नाम थे उनसे मिलते जुलते नाम यहाँ के शासकों के मिलेंगे, वो आपने पहले भी बरतर भारत में पढ़ा है। इन देशों का रहन सहन, परंपरा, पूजा पत्ती, शास्त्र विधि, नीति, कल्पना, आचार व्यवहार आदि में भारतीय परंपरा झलकती है। तो अब है आगे प्राचीन भारत में नाविक शक्ति। सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का वर्णन विद्वानों ने किया है। यानी 6000 वर्ष पूर्व उस समय भी चलते थे जलयान। संस्कृत में नव शब्द जलयान के लिए प्रयोग किया जाता था और उस समय इस विद्या को नवगति के नाम से जाना जाता था। यह आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कभी आपके एग्जाम में आ सकता है, एक बार पढ़ा हुआ हो तो ठीक रहता है कि नव शब्द जो है वो संस्कृत में किसके लिए प्रयोग करते थे, जो जलयान थे। बाद में उर्दू का शब्द नाव नव शब्द का पर्याय बना। तो देखिए, जो नव जो है संस्कृत में नव शब्द का मतलब था जलयान, और यानी जलयान मतलब पानी का जहाज, और नाव शब्द जो है ये उर्दू शब्द है, और अंग्रेजी का शब्द नेविगेशन इस नवगति शब्द का रूपांतर है। प्राचीन पुस्तकों के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि कोलंबस के पैदा होने के 1000 वर्ष पूर्व भारत में जो जलयान बनाए जाते थे वह इतने शक्तिशाली थे कि वह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के खुले समुद्र में भयंकर समुद्री तूफानों को सफलतापूर्वक झेलते हुए 1000 यात्रियों को लेकर सुदूर देशों तक जा सकते थे। कितनी जबरदस्त बात कही है कि कोलंबस के पैदा होने के 1000 वर्ष पूर्व। और ये देखिएगा, जो कोलंबस है ये भारत को खोजने के लिए निकला था, लेकिन इसने नई दुनिया जो है जिसको आप अमेरिका के नाम से जानते हैं 1492 में उसकी खोज कर ली थी। तो अमेरिका की खोज जो है वो गलती से हो गई थी। ये खोजने निकला था भारत को, क्योंकि उस समय भारत का बहुत नाम था और भारत के जो मसाले हैं वो इतने प्रसिद्ध थे कि डायरेक्ट भारत आने का मार्ग खोज रहे थे कि भारत सीधा मिल जाए तो ये जो स्थल मार्ग है यहां से जाना नहीं पड़े। ये देखिएगा, ये भारत है। तो अब चूंकि स्थल मार्ग से तो रास्ता था ही ये इस प्रकार से, लेकिन ये डायरेक्ट भारत आने, क्योंकि यहां से बीच में से जाना पड़ता था, दूसरे देश आते थे, निकलना पड़ता था इनमें से, ये डायरेक्ट रास्ता खोजने का प्रयास कर रहे थे। तो कोलंबस जो है वो रवाना हुआ था 3 अगस्त 1492 को, और लगभग 12 अक्टूबर के आसपास का समय है। 12 अक्टूबर 1492, 2-2.5 महीने के अंदर वो चलता गया अपने साथियों के साथ, चलता गया चलता गया चलता गया और बेटा पहुंच गया इधर। तो पहले तो वो बहुत खुश हुआ, हाँ भारत खोज लिया, भारत खोज लिया। लेकिन जब बाद में पता पड़ा कि ये भारत नहीं है, कहीं और ही पहुंच गए, तब पता चला कि ये भी कोई महाद्वीप है। तो चूंकि बीच में इतना बड़ा महासागर है ये अटलांटिक महासागर, तो इसलिए कोई संपर्क नहीं था पहले इधर से। लेकिन बाद में पहले समझते थे बस यही है, अफ्रीका वाला और एशिया वाला और ये यूरोप वाला, बाकी चीजों की इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब अमेरिका को खोज लिया, फिर बाद में पता पड़ा कि अमेरिका भी कोई है। फिर ये दक्षिण अमेरिका भी खोज लिया, फिर ये खोज लिया, फिर ये भी हो गया। और इसके बाद में भी देखिए, मजेदार बात यह है कि जो कोलंबस है उसने 4 बार यात्राएं की और चारों बार ही उसको भारत को खोजने में असफलता मिली। हर बार निराश हुआ, उसको भारत नहीं खोजा गया उसके जीते जी। और ये भारत को किसने समुद्री मार्ग से खोजा था? वास्को डी गामा ने खोजा था 1498 में। आपने पढ़ा होगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत पहले यहाँ पर था ही नहीं या लोगों को जानकारी नहीं थी। स्थल मार्ग से तो सब जानते थे भारत को, लेकिन बीच में इतने देश आते थे, इनको भी अगर यहां से भी कुछ चीज लेके जाते थे तो इनको क्या देना पड़ता था? टैक्स। और इतना लंबे मार्ग से निकलते। अब ये उपनिवेशवाद का समय, अब ये लोग अपने पांव पसारना चाह रहे हैं यूरोप वाले। तो अब पांव पसारने के लिए भारत इतना शानदार जगह, इतना नाम, सोने की चिड़िया कहते थे भारत को उस समय, तो डायरेक्ट इस तरफ कैसे पहुंचे? फिर वास्को डी गामा जो है वो इसमें सफल हुआ था, वो इधर से गया बेटा, यूं निकलते 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 यहां पहुंचा वो। और फिर जब अंग्रेज जो है वो शुरू में अपना सारा व्यापार वगैरह इसी प्रकार से यहीं से ले जाते थे जहाजों से, और बाद में
फिर यहां से भी इन्होंने रास्ता निकाल लिया था, ये स्वेज नहर, ये जो है यहां से ये सीधा जोड़ दिया बीच में यहां से। तो अब इनको ये पूरा चारों तरफ अफ्रीका घूमने की जरूरत नहीं थी, अब ये सीधा भारत से यूं ही यहां से ये पहुंच गए इधर। तो सीधा यहीं से जो है वो सारा सामान जहाजों में ले जाने लगे इस प्रकार से। इसके बाद दोनों देशों के अधिकारियों ने मुश्किल काम, तो ये कह रहा है कि कोलंबस से भी 1000 साल पहले भारत ऐसे जलयान बनाता था, यानी इतने जबरदस्त कि वो तूफानों, इन हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के खुले समुद्र में भी भयंकर समुद्री तूफानों को भी सफलतापूर्वक झेलते हुए हजार हजार यात्रियों को दूसरे देशों को ले जा सकते थे। इसी प्रकार के एक जहाज में प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक फाइयान जो है वो दक्षिणी भारत से चीन को गया था, और ऐसा उसने अपनी यात्रा विवरण में लिखा है। वह पहले लंका से जावा को गया, जावा ये इंडोनेशिया की तरफ, और फिर जावा से गया था चीन। तो उसने उस समय की बातें लिखी है कि इतने मजबूत जहाज हैं भारत के। 5-6 हजार वर्ष पूर्व हमारे यहाँ विकसित बंदरगाह थे। उत्खनन में प्राप्त सौराष्ट्र का लोथल बंदरगाह है। ये वैसे भी आप सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह पढ़ते हैं तो लोथल का नाम आता है। और ये बंदरगाह के लिए देखिए कई बार दूसरा टर्म प्रयोग हुआ है, गोदीवाड़ा। ये टर्म भी प्रयोग होता है, यानी गोदीवाड़ा से मतलब बंदरगाहों से ही है। शास्त्र शुद्ध प्रणाली से बना था। मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों से इसी बंदरगाह से व्यापार होता था। यानी उस समय सौराष्ट्र का जो लोथल बंदरगाह है, गुजरात का लोथल, वो चूंकि जो इधर के पश्चिम के देश थे, मिस्र वगैरह, मेसोपोटामिया, ईरान, तो इनसे व्यापार होता था। 756 फीट लंबे, 126 फीट चौड़े और 60 से 75 टन मालवाहक जहाज सीधे घाट तक पहुंच जाते थे। आप कल्पना करके देखिए उस समय हजारों वर्ष पहले, आज से 6000 साल पहले इस तरह के जहाज भारत बनाता था। इसके लिए पूर्व से पश्चिम 1400 फीट लंबी दीवार थी, ताकि बाहर के समय जहाजों के लिए पर्याप्त गहराई तक पानी बना रहे। यहाँ पर जलपोत निर्माण और छोटी नौकाएं बनने की कार्यशाला भी थी। पश्चिमी तट पर सोपारा और भृगु कच्छ भी प्रसिद्ध बंदरगाह थे। ये भी कई बार आ जाता है, थोड़ा ध्यान में रखें। प्रथम शताब्दी में पेरिप्लस में चोल, दभोल, राजापुर, मालवण, गोवा, कोटायम, कोणार्क, मछलीपट्टम एवं कावेरीपट्टम में बंदरगाहों का उल्लेख है। तो ये कुछ नाम हैं बंदरगाहों के। यहाँ के बंदरगाह। अरब सागर का प्राचीन नाम रत्नाकर और बंगाल की खाड़ी का नाम महोदधि था। यह लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है कि अरब सागर का जो प्राचीन नाम है वो क्या था, रत्नाकर, और बंगाल की खाड़ी का नाम था महोदधि। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। देखिए कई बार आप ये नाम पढ़ते हैं कि भारत की कला और संस्कृति, भारत की सभ्यता और संस्कृति, जो हम बार बार बोलते हैं, वो इस समय की वास्तव में सभ्यता और संस्कृति है। तो ये नाम आप ध्यान में रखिएगा। जातक में 10 यात्रियों को ले जाने वाले जलपोतों का भी उल्लेख है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के अनेक मोहरों और पात्रों पर जलपोतों के चित्र हैं। सांची व बरहुत शिल्प में चप्पू वाले पोत और केबिन वाली नौका के साक्ष्य हैं। तो उस समय चप्पू वाले जो पोत जो होते हैं वो बैठ के जो है ये होते हैं चप्पू, इनको इधर से उधर जो है पानी के अंदर चलाते हैं, पानी पीछे की तरफ। और उस टाइम भी क्या बना होता था, केबिन। तो अब देख लीजिए कितने एडवांस नावें होती थी। धार के राजा भोज द्वारा लिखित पुस्तक युक्ति कल्पतरु में नौका निर्माण और नौकाओं के प्रकार का विस्तृत उल्लेख है। तो धार के जो एमपी में है, राजा भोज द्वारा लिखित पुस्तक है युक्ति कल्पतरु। तो ये पुस्तक का नाम आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी इंटरनेशनल दिशा ज्ञान के लिए भारतीय नाविकों द्वारा लोहे मत्स्य यंत्र का प्रयोग करने का उल्लेख कुछ अरब यात्रियों ने किया है, क्योंकि उस टाइम दिशा ज्ञान के लिए कोई ना कोई तो यंत्र होता ही होगा, वरना ऐसा थोड़ी कि पानी में इधर से कर चलो जहाज से रवाना हो गए और कुछ पता नहीं कहीं और पहुंच गए, या फिर इतने विशाल महासागर हैं कहीं नहीं पहुंचे, वो पानी में ही भटकते रहे। तो इसलिए कोई तो यंत्र होता होगा उसमें, तो लोहे मत्स्य यंत्र का प्रयोग करते थे। मेगस्थनीज ने 9 दलों के नौका संगठन का भी उल्लेख किया है।
नौकाओं को समूह जब सागर में चलता था, नौकाओं का समूह, तो नौकाध्यक्ष उस समूह का प्रमुख अधिकारी होता था। तो कई नौकाएं चलती थी एक साथ, शादी के 10 साल इस तरह बाद का भी उन्हें एक सिस्टम बेटा था। हुआ जिसका नाम रखा गया। राजा ने सारे इंतजाम कर लिए। और एक प्रत्येक साल तक नौका, एक डॉक्टर्स को अभी बुलाया लाइन गया। आपको नहीं दिखेगी, मैं बोल के नुस्खे बता देता हूँ। अपनाए गए। लेकिन प्रत्येक बीमारी नौका के धीरे-धीरे प्रमुख ठीक को नहीं होती थी। कर्णधार, अलेक्जेंड्रा इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार नौका का जो ठहराता था। प्रमुख होता था इसे उसको बदलने के लिए कर्णधार किसी भी या कीमत पर महासारथ लड़ने के लिए तैयार कहा था। जाता था। ऐसे ही दौर में राजा और जो में एक संत की बात चली। पतन, जो ये नाम पतवार जो प्रिय नाव राजपुत। संभालने का उनकी जो बड़ी कार्य तेजी करता से था, फैल रही थी। उसको कहते थे ख्याति नियामक, ऐसी कि वो दैवीय नाव शक्ति संभालने का जैसी कार्य थी। करने वाले को। उसके पास हर मर्ज का इलाज और है। जल के वो जैसा प्रबंध चाहे के वैसा लिए करके स्वतंत्र दे अधिकारी सकता होते थे, था। राजा रानी जिनको को क्या खुश, कहते थे, उनकी परेशानी खत्म। उन्होंने दत्तर राजपुतिन को मिलने बुलाया। रश्मि उसने ग्राहक, राजमहल में घुसते ही राजा रानी को शीशे में उतार दिया। जो जल उसने पोत के भरोसा प्रबंध के लिए दिलाया कि स्वतंत्र इलेक्शन अधिकारी को होते थे, ठीक कर सकता है। उनको दत्तर उसके रश्मि अलावा ग्राहक कोई नहीं। कहा जाता था। जैसी किंवदंतियां राजपुतिन के तो बारे में ये चलती कुछ थी, बिंदु राजा हैं। रानी को भरोसा हो भी गया। छिपे हुए एक बार फिर तो उसने ये हो गया उस दत्तर रात रश्मि महल ग्राहक से ऊपर निकला कहते थे। इसके बाद अब जो यहां से है, ये सभी यातनाएं चीजें थी। आपके लिए बहुत रास्ते में जो महत्वपूर्ण मिल है। जाता उसी के सहारे समय काट लेता। भारत में राजपुतिन को प्रागैतिहासिक देने का पाषाण दावा करता। संस्कृति, लोग उसे विद्वानों ने देवदूत अतीत में समझते मानव थे। द्वारा किए उसकी गए सेवा कार्यकलापों को उसके दो भागों पूर्वज में बांट लिया है। जब से आगे मानव चलकर ने वो पढ़ना जंगलों लिखना से सीखा राजमहल है, में तब से रहने लगा। वर्तमान तक के ये सही क्रियाकलापों था को कि इतिहास राजपुतिन में के इलाज सम्मिलित से किया राजा है। को थोड़ी राहत और मिली। इससे पूर्व के राजपुतिन मानव के अपने इलाज के क्रियाकलाप बाद प्राक अपने इतिहास इलाज के पर ध्यान अंतर्गत देने लगा। आते राजा रानी हैं। कातर हो गए। तो जब राजपुतिन से ने मानव ने अपने पढ़ना से लिखना बाहर सीखा निकलने है, से पहले कहा, तब से अगर वर्तमान मैंने तक के राजमहल क्रियाकलापों को, छोड़ दिया इतिहास को किस में, हिस्ट्री में शामिल किया अलेक्जेंड्रिया के गया। भीतर और इससे धुआं पूर्व छा के गया। मानव के जो अलेक्जेंड्रा क्रियाकलाप है वो ज्यादा किस में समय आते तक थे, खूब यकीन रखता प्राक था। इतिहास, राजपुतिन ने इस कमजोरी को साथ लिया प्री और आने हिस्ट्री के वाले अंतर्गत सालों में उसने सम्मिलित हैं। अपने निशाने भारत में गत शताब्दी में उत्खनन के द्वारा विद्वानों ने कई ऐसे स्थल ढूंढ निकाले हैं जहां पर लेकिन प्रारंभिक काल बहुत में मानव का निवास था। अप्रत्याशित चला। उत्खनन में कुछ उनके साल द्वारा पहले प्रयोग में ली गई अलेक्जेंड्रा के सामग्री, साथ औजार, उसका बर्तन, रिश्ता जानवरों की टूटा। अस्थियां प्राप्त वो हुई जब है। चाहे उसके कमरे में चला प्रारंभिक जाता। मानव के अधिकांश उस उपकरण शख्स पत्थर ने के थे, लगा कि रूस की सरकार इसलिए हम राजपुतिन की इस समय कहने मानव नहीं को पाषाण चाहती। युगीन मानव ये शक तब कहते और बढ़ हैं। गया जब और पहलवानी जिस काल में पाषाण की उपकरणों का प्रयोग परिस्थिति होता रहा बदलने के उसे बजाय पाषाण अब काल कहते थे। सरकार अलेक्जेंड्रा के हाथों में आ गई। तो प्रारंभ में पाषाण अलेक्जेंड्रा काल था, तो राजपुतिन के मनुष्य सपनों में किसका तो प्रयोग कैद करता था। था, पाषाण का, राजपुतिन जो यानी जो कहता पत्थर है अलेक्जेंड्रा उसे उसी आग का में प्रयोग झोंक करते थे। मारता। मुख्य रूप से उसके जो यहाँ भी तक कि उपकरण, उसने अपनी हथियार, सब पत्नी कुछ को जो भी भी था, दीनार वो सब क्या कमाना था, शुरू कर पत्थर दिया था। था। उधर लड़ाई में रूस को भारी फिर आया 1917। इतिहासकारों के अनुसार ये मानव ने रूसी लड़ाई लंबे की समय पाटती तक थी। जगह थी इन पाषाण उपकरणों का राजकुमार प्रयोग किया है। फेलिक्स यूसुपोव की। भारत में शिवालिक यूसुफ पहाड़ियों में अनुसार 20 लाख वर्ष पुराने यूसुफ ने इस पाषाण पार्टी उपकरण में मिले हिस्सा हैं। भी लिया। 3 दिन बाद एक नदी अब पार ये लाइन हुई। आपके लिए थोड़ी इस महत्वपूर्ण बीच है। क्या हुआ, इसके बारे में कई कहानियां चलती हैं। प्रारंभ में ये उपकरण के राजपुतिन को बजाय सजाए सामान्य मार के पत्थर से जिलाया प्रतीत गया, होते थे। लेकिन उस पर कोई धीरे धीरे निशान इसमें नहीं था। विकास इसके हुआ। बाद उसकी शराब के गिलास में जहर घोला गया। प्राप्त पाषाण राजपुतिन उपकरणों ने के जहरी आधार पर शराब पी। पाषाण फिर युग भी को भी उसे होश 3 नहीं भागों आया। में बांटा जा अंत सकता में है, यूसुपोव ने राजपुतिन के पैलियोलिथिक, पेट में गोलियां दागी। मीजोलिथिक गिरा और और फिर खड़ा नियोलिथिक। हो गया। उसने पूरा यूसुपोव से पाषाण, मार पीट की। पैलियोलिथिक, इस बार मध्य यूसुपोव ने 2 पाषाण, गोलियां और मारी और मीजोलिथिक उसके शरीर को और कपड़े नव में पाषाण, लपेटकर नदी में नियोलिथिक। फेंक दिया। एक किंवदंती ये भी है कि नदी में फेंके कई जाने बार के बाद परीक्षा में भी वो उस पर सीधा ये नाम दे रोशनी देता बनी है थी। इस प्रकार से, आखिर वो इसमें ये हिंदी वाले कामयाब नाम हुआ। नहीं लिखता, राजपुतिन का इनको भी इस महज प्रकार से लिख देगा, जाते जाते एक नियोलिथिक। भविष्यवाणी का किस्सा। उस दौर की बात जब राजपुतिन का जलवा शुरू ही हुआ। पूरा पाषाण काल राजधानी चल के रही थी। उपकरण 20 एक लाख बार वर्ष कह पूर्व गया, मानव ने उसने प्रथम बार बनाए भविष्यवाणी थे। के स्वर में कहा, 20 एक लाख मौत के वर्ष साथ ही रूसी पूर्व साम्राज्य का अंत हो जाएगा। आज से, आसपास के लोगों ने उसकी बात जो को समझा, आकार में बड़े पर व बात मोटे वो हैं, सुनी नहीं। सुगढ़ फिर नहीं जमीन है, पर यानी चिपक अच्छे गई। से गढ़े हुए नहीं है, राजपुतिन का सिंपल से देखने में मरना लगते था। थे जैसे कोई पत्थर ही वर्ल्ड हो। वॉर में रूस की खराब हालत से नाराज ऐसा नहीं लगता था इटालियन कि कोई विद्रोह किया। उपकरण वगैरह है वो। निकोलस द्वितीय को गद्दी छोड़ने इस के लिए काल को भी अक्टूबर विद्वानों ने निम्न, 1917 में लेने मध्य पड़े। और जर्मन में उच्च बोल्शेविक पूरा आंदोलन पाषाण हुआ। काल में फिर विभाजित उसने किया है, किंवदंती लोअर, को मिडल और लाश समेत अपर। घर में रख दिया। 8 महीने बाद उस घर में तो ये पूरा पाषाण काल के उपकरण हैं और ये नव पाषाण काल के उपकरण हैं। तो पूरा पाषाण वाले देखिए, देखने में लग रहा है सीधे पत्थर ही हैं, जबकि नव पाषाण के अंदर देखिए कितने सुंदर, जैसे इतने सुंदर सुंदर तरीके से इनको बनाया गया है। मध्य पाषाण युग में पत्थरों का आकार छोटा होता गया। लघु आकार के कारण ही इन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहते हैं। मध्य पाषाण युग में पत्थरों का आकार छोटा होता गया, तो लघु आकार के कारण इनको सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहते हैं। माइक्रोलिथिक टूल्स। गुजरात, राजस्थान, यूपी, एमपी, उड़ीसा, केरल के पाषाण पुरा स्थलों से जो तिथियां प्राप्त हुई है, उनसे इसका काल निर्धारण 12,000 वर्ष पूर्व का है। किसका? ये जो मध्य पाषाण युग में ये जो पत्थर जो मिले हैं, तो इसका। इस समय का मानव आखेटक खाद्य संग्राहक अवस्था में रहने लगा और पशुपालन की ओर अग्रसर हुआ।
सात अंपायरों और तो आखेट का मतलब होता है शिकार करना। टेस्ट को रद्द करने का फैसला किया। लेकिन उन दिनों नदी के तटों व झीलों के किनारे चलन नहीं था कि क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर
मानव नदी के तटों और झीलों के किनारे मानव लकड़ी व घास फूस से बनी गोल झोपड़ियों में रहने लगा और मिट्टी के पात्र भी उपयोग में लेने लगे और खाद्य सामग्री को पकाने भी लगा। ये सब इस समय की बातें हैं, मध्य पाषाण युग की। नव पाषाण काल का मानव पशुपालन व कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। इस समय लोगों ने ऐसे उपकरण बनाना शुरू किया जो कृषि कार्य और पशुपालन के लिए उपयोगी सिद्ध हुए। इनमें मुख्य रूप से कुल्हाड़ियां, बसूला, छिद्रित वर्त, हथौड़ा, सिल्लोड, ओखली आदि मुख्य थे। तो ये ओखली जो है, ये सिलबट्टा टाइप इन चीजों से तो आप आज भी परिचित हैं। गांव में आज भी ओखली होती है। और ओखली के लिए, ओखली नाम से कई क्या बनी हुई कहावत भी कि जब ओखली में सिर ही दे दिया तो अब क्या सोचना या अब क्या डरना। ओखली क्या होती है? वो खाली स्थान सा होता है, उसमें वो मुसल जो होता है उसकी दम दमादम कोई भी चीज उसमें कूटनी होती है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें डालकर उसको कूटते हैं उसको। जैसे मान लीजिए आज आपको अदरक कूटनी होती है तो उसके लिए एक बना होता है छोटा सा, और उसमें आप अदरक कूटते हो। ये बड़ी होती थी ओखली, मतलब इसमें अगर कोई अपना सिर भी देना चाहे तो सिर भी आ जाता था। तो कई कहावतें बनी हुई है। ये उपकरण बेसाल्ट जैसे कठोर पत्थर के थे जिन्हें घिसकर चिकना किया जाता था। कृषि कार्य ने धीरे धीरे मानव को एक जगह टिक कर रहने और बसने को मजबूर कर दिया। इसके साथ आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के नए युग की शुरुआत हुई। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनको आपको पढ़ना है। रीट के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा, जो आपका रीट का सिलेबस है, तो उसके लिए कोई आपको इसमें जो है कोई डिटेल में जाने की इनको आवश्यकता नहीं है कि आप इनको कोई नोट डाउन करना है या नहीं करना है। रीट का जैसे सिलेबस है तो उसमें यह है सिंधु घाटी सभ्यता, यहां से पढ़ना है आपको। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पहले की चीजों को देखिए, एक आधार होता है, भले डायरेक्ट वो चीज आपके सिलेबस में हो या नहीं हो, लेकिन कुछ चीजें आधार की होती है कि उनको पढ़ना जरूरी होता है ताकि आपके दिमाग में एक सारणी बन सके, एक रूपरेखा बन सके। तो इनको पढ़ लिया आपने, एक बार मेरे साथ एक बार पढ़ लिया कि अच्छा ये चीजें हैं, एक बार इसको और देख लो, बस 2 बार देख लो इसको, फिर आपको इसमें बार बार कोई देखने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। फिर जो आपका टॉपिक आता है उसको बार बार पढ़ो, ये पढ़ने का एक सही तरीका होता है। इसके बाद में है प्रागैतिहासिक शैल कला। शैल माने पत्थर। तो आदि काल में मानव प्रारंभ में पर्वतीय और नदी घाटीय क्षेत्र में गुफाओं, चट्टानों में बने प्राकृतिक आश्रय स्थलों जिन्हें शैलाश्रय कहा जाता है में निवास करता था। भाई उसमें व्यक्ति कहाँ रहता था? मनुष्य गुफाओं में रहता था, क्योंकि वही उसके लिए सेफ जगह थी। तो आपको जो गुफाएं हैं वहां पर क्या मिलेंगे? चित्र मिलेंगे। अब आदमी बैठा है, गुफा में बैठा है, तो आज के टाइम में तो मान लीजिए हम लोग घरों में रहते हैं, दीवारों पर आप कुछ ऐसे बना नहीं सकते कि आपका मन किया कि चलो मैं बैठा क्या करूं, दीवार पे पेंटिंग बना लेता हूं। तो अभी जो है घर वाले आ जाएंगे और आपकी पेंटिंग बना देंगे। तो इसलिए ये उस समय की चीजें हैं। जब मनुष्य बैठा होता था गुफाओं में, क्या करे बैठा बैठा, तो फिर कहा अच्छा चलो ये दीवार दिख रही है, कोई भी चीज उठाई और उससे उन्होंने कुछ बनाना शुरू कर दिया। जैसे हिरण बना दिया, या जैसे मान लीजिए हिरण आगे भाग रहा है, ऐसे बना देंगे यूं कुछ हिरण बना के, और यूं पूंछ सी बना देंगे, और फिर ये पीछे आदमी है और इसके हाथ में भाला से यूं पत्थर सा दिखा देंगे कि ये मार रहा है इसके। तो उससे ये पता चलता है अच्छा उस समय का मनुष्य क्या करता था, शिकार करता होगा। तो इस तरह की चीजें। उच्च पुरा पाषाण काल से ही मानव द्वारा आश्रय स्थल के रूप में उपयोग किए जाने के प्रमाण मिले हैं। अब ये देखिए महाकाय सांड अलनिया कोटा, ये आपको ध्यान में रखना है, ये नाम आपके कई बार पूछ सकता है वो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोटा में आलनिया, तो यहां जो गुफाओं में आपको ये देखिए सांड बना हुआ है, ये देखिए सांड ये बना रखा है इन्होंने। मेरे से अच्छी पेंटिंग तो उस समय जो थे उनकी अच्छी थी। मुझे बनाना होता है सांड और बनता वो हाथी है। तो ये देखिए उस समय का बना रखा है। नमस्ते, ये आपसे पूछ सकता है, ये ध्यान में रखना आप। कथित संत को उसके कुछ फॉलोअर्स शैलाश्रय की छतों दीवारों पर
तत्कालीन मानव द्वारा जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित चित्रांकन किया गया, जिन्हें शैल चित्र कहते हैं। शैल का नाम ही देखिए पत्थर है। जो भी पत्थर शैल नाम आता है समझ लेना, उससे संबंधित कोई ना कोई पत्थर से संबंधित मानव के जीवन के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से की है। तो चित्र जो होते हैं वो अधिक याद होते हैं और चित्रों से कहीं अधिक समझ में आता है। इनसे प्रारंभिक मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। अब जैसे मान लीजिए कहीं कोई ऐसा चित्र बना हो कि जैसे कोई इस तरह से हवन कुंड बना रखा है और उसमें अग्नि यूं दिखाई हुई है और दिखाया है कि लोग बैठे हैं और वो इसमें कुछ गेर रहे हैं। तो अब ये इतना चित्र समझाने के लिए सफिशिएंट है कि अच्छा उस समय के लोग जो है वो हवन भी करते होंगे। ये आपको एक उदाहरण दिया कि इस तरह का कहीं से हमें अगर मान लीजिए कोई चित्र मिले तो आप समझ जाओगे। तो इसी प्रकार से जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, उसमें राजस्थान के जो स्थल है कालीबंगा, अब ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ लाइव सब कुछ सामने हो। उस समय की जो चीजें हमें मिली कि यहाँ से हवन कुंड था, इस तरह से हमें ये अलग से मिला, यहाँ से ये चीज मिली, तो फिर हम उससे अंदाज लगाते हैं कि अच्छा उस समय ये चीज होती होगी, उस समय ये चीज होती होगी, यहाँ ये लोग रहते होंगे, यहाँ ये चीजें होती होगी। मानव के जीवन के ये की है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान शेखावटी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में ऐसे शैल चित्र मिले हैं। मध्य प्रदेश का भीमबेटका और पंचमढ़ी भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये गुफाओं से संबंधित है, भीमबेटका और पंचमढ़ी। इसी प्रकार अजंता की चित्र राशि, दुर्गों, महलों के भित्ति चित्र भी प्राचीन भारतीय इतिहास की अभिव्यक्ति करते शैल चित्रों ने तत्कालीन मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर किया है और हमें उस समय की संस्कृति का ज्ञान कराते हैं। संपूर्ण भारत देश के पर्वतीय व नदीय क्षेत्र में शैल चित्र प्रचुर मात्रा में है। इस दृष्टि से भीमबेटका विश्व विख्यात है। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है और विश्व विरासत की श्रेणी में है। मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों में पंचमढ़ी, भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, सागर, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, राजस्थान में चंबल नदी घाटी क्षेत्र, बारा, आलनिया। तो आलनिया, इसके बाद ये आपको नहीं दिखेगा, एक दो लाइन है वो, इससे आगे पेज करते ही ये पूरा ही चेंज हो रहा है। देखिए आलनिया, यहाँ मैं बता देता हूँ इसके बाद में क्या है। चंबल नदी घाटी क्षेत्र, फिर बारा, फिर आलनिया, और आलनिया के बाद में विलासगढ़, फिर दर्रा, फिर है रावत भाटा, उसके बाद है कपिलधारा, बूंदी व विराटनगर जो जयपुर वाला, हरसोरा, हरसोरा का अलवर, और समदा आदि स्थानों पर शैलाश्रयों में शैल चित्र मिलते हैं। शैलाश्रयों से मतलब देखिए गुफाएं हैं। शैलाश्रय आप अलग अलग कीजिएगा, शैल प्लस आश्रय। तो पत्थर में व्यक्ति आश्रय कहाँ लेगा? अब ऐसा थोड़ी का पत्थर के वो सीधा अंदर जाके घुस जाएगा वो। भाई पत्थर की क्या होती थी? गुफाएं। या जैसे मान लीजिए कोई भी बड़ी चट्टान है और उसको काट करके और उन्होंने गुफा बना दी कि उसके अंदर जाके रह सकें। या कोई इस तरह से कोई इस तरह से बनी हुई चीज है पत्थर की, कोई भी चट्टान है और वहां अंदर व्यक्ति जाके रह सकता है। तो शैलाश्रयों से मतलब भी गुफाओं से है और उन पर शैल चित्र, यानी फिर अंदर जो पत्थर है उस पर क्या बने हुए हैं? चित्र बने हुए हैं। पुराविद V.S. सोनवाने को चंद्रावती गुजरात से मध्य पाषाण युगीन उपकरणों पर रेखांकन मिला है। इससे इसका काल मध्य पाषाण युग तो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। डॉक्टर V.S. वाकणकर इसका समय जो है वो उच्च पुरा पाषाण से मानते हैं। ये चित्र अधिकांशतः लाल व गेरुए रंग के हैं। शैल चित्र कला का अध्ययन भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के 22 देशों में शोध कार्य किया जा रहा है। इस हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हुए हैं। तो एक ये नाम आप ध्यान में रख लीजिएगा, चंद्रावती वाला, कि जो मध्य पाषाण युगीन उपकरणों पर जो है इनको प्राप्त हुआ है। अब ये चीजें जो आज वाला लेक्चर था जैसे, तो इसमें 2-4 फैक्ट हैं कोई आपके जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी इन चीजों को पढ़ना जरूरी है। अब जो नेक्स्ट आपका आएगा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो आपका सिलेबस है रीड का वो डायरेक्ट यहां से शुरू हो जाएगा। तो पिछली क्लासों में 6 से 10 तक आपने पढ़ा, अब उसका और ज्यादा डिटेल में, और कई तो ऐसे ऐसे फैक्ट हैं इसमें जो आपको कहीं बड़ी बड़ी किताबों में भी नहीं मिलेंगे। इतने शानदार फैक्ट दे रखे हैं।
देखते आपके जो रीट एसएसटी वाली टेस्ट सीरीज चला रखी है उसके अंदर मैंने जो भी टेस्ट पेपर बना के मैं दे रहा था, आगे भी देंगे, तो मैंने इन 11वीं 12वीं की पुस्तकों का भी उसमें प्रयोग किया है। इन किताबों से भी क्वेश्चन निकाले हैं। ये जैसे ऊपर ये बोरोबुदुर, ये कई नाम है, ये मैंने आपको दिए हैं जो फर्स्ट आपका टेस्ट पेपर हुआ था उसमें। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।